हो गया ना। देखिए हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार। अब प्राचीन बिहार हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीन बिहार में हम लोग देखें कि बिहार के किस किस जगह से क्या क्या चीज़ मिला। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार के चिरांद, सबसे पहले बिहार में जो आदमी आया था पता है, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में, नालंदा में। हम लोग पढ़े थे एंशिएंट के बारे में, तो हम लोग पढ़े थे एंशिएंट बिहार से कि चिरांद से मिला, वैशाली के चेचर से मिला। उसके बाद हम लोग बहुत चीज़ देखे, अशोक के बारे में देखे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे, मगध जनपद देखे, अंग जनपद देखे। इस तरह से गुप्त वंश लेते हुए हम लोग प्राचीन बिहार ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम लोग का टॉपिक है मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में 1712 कहते हैं, 712 में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, और ये सफल हुआ था इसका आक्रमण। तो और भारत में पहली बार क्या हुआ था? मुस्लिम लीग कहते हैं, मुसलमानों का स्थापना हो गया था। कहाँ? भारत में। इसीलिए हम लोग अब बिहार है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो भी क्वेश्चन एराइज करेंगे बिहार से करेंगे। तो बिहार में सबसे पहले जो मुस्लिम आया था, मुस्लिम, वो देखिए कब आया और किसने लाया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गोरी के 4 क्या थे? सेनापति थे। 4 सेनापति में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति रहता है क्या? बख्तियारजी खिलजी। बख्तियारजी खिलजी जो है वो क्या करेगा? 1197 में वो बिहार पर आक्रमण करेगा। कहाँ पर आक्रमण करेगा? बिहार पर आक्रमण करता है। तो बिहार पर जो आक्रमण करता है कौन? बख्तियारजी खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो बिहार पर आक्रमण करेगा, ये पहला मुसलमान होता है जो कि बिहार पर आक्रमण करता है। कब? 1197 को। तो कहाँ पे किया? तो देखिए बिहार का फेमस जगह था, एक था उदंतपुरी विश्वविद्यालय, बौद्ध के लिए, ठीक है। कहाँ है ये अभी भी वर्तमान में? कहाँ है इसके अवशेष? तो बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में, ठीक है। एक हम लोग और जानते हैं कि एक है विक्रमशिला। हाँ, विक्रमशिला है। अच्छा, विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में, भागलपुर में। और एक आपको पता है नालंदा। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा में है। देखिए, तो ये आप लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त किया था। जो गुप्त वंश के थे वो किए थे कुमारगुप्त। विक्रमशिला का स्थापना किया था धर्मपाल, जो पाल वंश के शासक थे। उदंतपुरी का भी क्या था? गोपाल पाल, ठीक है। तो बख्तियारजी खिलजी का जो आक्रमण होगा वो होगा पहले ही इस दोनों पर, क्या कहते हैं, विक्रमशिला छोड़ दीजिए, ये नालंदा और उदंतपुरी पर सबसे पहला अटैक 1197 को। इसमें क्या करता है? उदंतपुरी को तो पूरी तरह से लूट लेता है, और विक्रमशिला तो कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। किस तरह से? जला के। तो पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरह से क्षति पहुंचाया था बख्तियारजी खिलजी ने? तो इसको जला दिया था। इसके पुस्तक बहुत दिन तक क्या होते हैं? जलते रह गए। इतना चीज़ हम लोग जान गए। उसके बाद ये दोनों कर्म को जीतने के बाद देखिए क्या होता है। उस समय बिहार में एक शासक था, उस कौन से वंश को डिनोट करते थे? कर्नाट वंश को। देखिए बिहार में एक वंश चल रहा था, ये वंश चल रहा था कहाँ? मिथिला की ओर। मिथिला नरेश है ना, तो मिथिला के पास एक वंश चला था, उस वंश का नाम है कर्नाट वंश, ठीक है। यही सबसे प्रसिद्ध वंश था बिहार में, मिथिला के साइड में। इस वंश का जो स्थापना किया था वो क्या था आपका? नान्याय सिंह देव, ठीक है। लेकिन जब विक्रमशिला नालंदा उदंतपुरी पर बख्तियारजी खिलजी आक्रमण करते हैं, तो उस समय इसी वंश का एक शासक रहता है नरसिंह देव, ठीक है। तो नरसिंह देव के टाइम में ही बिहार पर आक्रमण करता है कौन? बख्तियारजी खिलजी।
तो नरसिंह देव को लगता है कि बख्तियार खिलजी मेरे ऊपर भी अटैक नहीं कर दे, इसके लिए वो क्या करता है, कुछ पैसा भिजवा देता है किसके पास, बख्तियार खिलजी के पास। तो बख्तियार खिलजी खुश होता है और इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। बख्तियार खिलजी जब बिहार में आया तो ये क्या करता है, उदंतपुरी को अपना राजधानी बनाया। उदंतपुरी को अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया। उदंतपुरी को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है। उदंतपुरी को अपना ये लोग राजधानी बनाया। नहीं बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसका तो अपना है मिथिला तरफ में इसका चल रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या, भारत में मुसलमान का आक्रमण सबसे पहला कौन किया, तो बख्तियार खिलजी किया। बिहार में मुसलमान कौन स्थापित किया, तो मुस्लिम स्थापित किया कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय वंशज कौन थे, तो मिथिला में था कन्नाट वंश, उसके एक राजा थे नरसिंह देव। इसी के टाइम में बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे। बख्तियार खिलजी ने किसको क्षतिग्रस्त पहुंचाया, तो बौद्ध के जितने भी थे हाँ विश्वविद्यालय, उसको क्षति पहुंचाया। तो जिसमें से कि नालंदा उदंतपुरी को ये सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं और नालंदा को जला देते हैं और अपना राजधानी बनाते हैं। तो बिहार शरीफ में ही बनाते हैं किसको, उदंतपुरी को, ठीक है। बख्तियार खिलजी के ही एक आदमी विक्रमशिला, सैनिक सब मिलके विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बख्तियार खिलजी यहीं नहीं रुकेगा। बख्तियार खिलजी को लगता है कि ये बिहार है, अब बिहार के इस भाग में क्या है, पश्चिमी बंगाल है, यानी बंगाल है। तो बख्तियार खिलजी बिहार से निकलेगा बंगाल की ओर अपना सैनिक सबको लेकर। अब बंगाल में उस समय एक राजा थे लक्ष्मण सेन। किस वंश के थे, तो सेन वंश के थे। और सेन वंश को जब पता चलता है, सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन को जब पता चलता है कि बख्तियार खिलजी बंगाल पर अटैक करने वाले हैं, तो यहाँ से लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी आने से पहले यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। घर छोड़कर, पूरा महल छोड़ के यहाँ से लक्ष्मण सेन निकल लेगा, ठीक। तो इसके बाद बख्तियार खिलजी बंगाल में क्या करता, स्थापना करता है किसको, मुसलमान का भी, और लखनौती को वहाँ पे अपनी राजधानी बनाएगा। उसके बाद कहा जाता है बख्तियार खिलजी मर गया, ठीक है। बख्तियार खिलजी जब मरा, अली मर्दाना उसको मार दिया, ठीक है, दूर ले जाके। उसके बाद बख्तियार खिलजी को पकड़ के दफनाया गया है कहाँ, तो जहाँ पे उसका राजधानी था, कहाँ था, उदंतपुरी में दफनाया गया। तो बिहार से एक शासक आया बख्तियार खिलजी, जो पे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, राजधानी बनाया, और कहाँ जाके मरा, बाहर में, ठीक है। अली मर्दाना उसको मार दिया और पुनः उसको दफनाया गया है कहाँ, उदंतपुरी में। बख्तियार से इतना कहानी खत्म हो गया। अब देखिए उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश सब आता है, और इल्तुतमिश भी बिहार के कुछ भाग को जीतता है, लेकिन संपूर्ण बिहार को नहीं जीत पाता है, बिहार के कुछ भागों को जीतता है। कौन, इल्तुतमिश। तो बिहार के कुछ भाग को वो जीता है इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश में हम लोग देखते हैं बहुत से रजिया सुल्तान, बलबन का भी अटैक होगा, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश में आएगा, तो खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान रहता है दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा, इस और मूव ज़्यादा करता है वो सब, इसकी और मूव। तो ये सब घटना चल रहा। लेकिन बिहार से फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि जब तुगलक वंश का स्थापना कौन करता है, ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन करता है, ग्यासुद्दीन तुगलक। अभी तक क्या था कि पहली बार बिहार को जीता बख्तियार खिलजी, लेकिन बख्तियार खिलजी के बाद आने वाले जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे, वो सब बिहार के, जैसे ये पूरा बिहार है तो बिहार के कुछ भाग को जीता है, ठीक है। अपना सूबेदार नियुक्त करके यहाँ पे राजकाज कर रहा है। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक जो होगा वो अपना अभियान करता है पश्चिमी बंगाल की ओर, क्योंकि उसको पता चलता है कि पश्चिमी बंगाल में क्या है, ये पश्चिमी बंगाल नहीं, उसमें बंगाल बोलते थे, बंगाल में क्या हो रहा है कि ग्यासुद्दीन को लेकर वहाँ पे ना विरोध चल रहा था। जब विरोध चल रहा था बंगाल को लेकर, ठीक है, तो ग्यासुद्दीन दिल्ली से निकलता है बंगाल को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए। तो यहाँ से निकला ना बंगाल को दबाने के लिए, तो बंगाल के तो विरोध को दबा दिया। लेकिन जब वापस आ रहा था दिल्ली, तो इसको दिल्ली में यहाँ मिला क्या, बिहार। बंगाल से पहले है ना बिहार, तो यहाँ बिहार को वापस आते वक्त बिहार में उस समय कर्नाट वंश के कौन थे राजा, तो अब थे
नहीं, अब तो नरसिंह तो मर गया ना, बख्तियार जी खिलजी के टाइम में थे। अब थे कौन? हरि सिंह देव। इसको बुरी तरह से हराते हैं और ये हरि सिंह देव यहाँ से भाग जाता है और गियासुद्दीन तुगलक पूरा संपूर्ण बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में पूरा बिहार को किसने मिलाया? तो गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया किसमें? बिहार से। अब गियासुद्दीन तुगलक बिहार से जीतने के बाद वापस जा ही रहा था कि दिल्ली पहुंचने से पहले लकड़ी के महल गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका बेटा ही मोहम्मद बिन तुगलक ही हाथी का प्रोग्राम था, वही प्रोग्राम करा रहा था जिसमें कि हाथी बांस के खंभा को धक्का देता है, जिसके अंदर गियासुद्दीन तुगलक दब के मर जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था, इसके बाद कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा। इसके बाद इसका भाई बनता है गद्दी पर। भाई का नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसको दिल्ली का अकबर कहते हैं, सल्तनत दिल्ली का अकबर कहा जाता है, क्योंकि ये भी वही काम करेगा जो अकबर प्रजा के हित के लिए करता है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि गियासुद्दीन तुगलक के अभिलेख मिले, 3 अभिलेख मिले। एक अभिलेख मिला हमको जहानाबाद से, ठीक है, और 2 अभिलेख मिले हमको बिहार शरीफ से, वही बिहार शरीफ जिसको हम लोग उदंतपुरी बोलते हैं, बिहार शरीफ से मिले हमको 2 अभिलेख। ठीक है, तो इसके 3 अभिलेख हो गए, एक जहानाबाद से, 2 अभिलेख हो गए बिहार शरीफ से, जो फिरोज शाह तुगलक से मिले हैं। एक राजगीर में इसका मंदिर पर लिखा हुआ लेख मिला है कि इसका कहना है कि हम जैन धर्म के मंदिर को कुछ नहीं किए, ना तोड़े ना कुछ किए। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख मिला है कहाँ से? बिहार से। ठीक, तो हम तो दिल्ली भारत का मध्यकालीन पढ़ नहीं रहे, हम बस बिहार से पढ़ रहे हैं कि बिहार से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कौन? देखिए, तुगलक वंश जैसे ही रहता है ना, उस समय आक्रमण होता है तैमूर लंग का। तैमूर लंगरा का जब आक्रमण होता है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत में बैठेगा खिर्ज खां। खिर्ज खां के बाद आएगा लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश में नाम सुने होंगे, हाँ, इब्राहिम बहलोल लोदी उसका स्थापना करता है। तो बहलोल लोदी जब उसका स्थापना करता है तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? पहला अफगान था जो कि स्थापना किया, किसका? अफगानी वंश का स्थापना कौन किया? बहलोल लोदी। दिल्ली में पहला अफगानी वंश का स्थापना करता है बहलोल लोदी। तो याद रखिएगा कि देखिए, बहलोल लोदी, इसके बाद बनता है कौन? सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली के गद्दी पर कौन है? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जब राजा बनता है तो दिल्ली में जितना भी ऑफिसर रहता है, जो ऑफिसर मतलब समझ लो जो कि काम करता है, अधिकारी थे, उस सारे अधिकारी को इब्राहिम लोदी क्या करता है? निकालना शुरू करता है और अपना मनमानी खूब करता है। जो पुराने सरदार को निकाला गया इब्राहिम लोदी के द्वारा, वो सारा सरदार क्या हुआ? बिहार में इकट्ठा हुआ। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध क्या आवाज़ उठाना शुरू कर दिया? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध क्या आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो बिहार में, इसी में आपको एक नज़र आएगा, बिहार में दिल्ली में तो कौन हो गया? इब्राहिम लोदी। बिहार में कौन है? दरिया खां लोहानी। दरिया खां लोहानी वंश का है, कौन है? दरिया खान लोहानी। ये बिहार में है और ये चाहता कि हम अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर ले, हम अपने आप को आज़ाद कर ले। ठीक है, ताकि इल्तुतमिश का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं रहे। ये चाह रहा कि हम पूरा का पूरा बिहार पे राज करेंगे, जबकि इब्राहिम लोदी पूरा दिल्ली का राजा था। वो चाहता था कि ये पूरा बिहार भी तो मेरा है। इसी क्रम में क्या होता है कि दरिया खान लोहानी अपने आप को आज़ाद करने के लिए सोच ही रहा था कि दरिया खान लोहानी की तब तक एज के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, दरिया खान लोहानी की। ठीक, हाँ, एजेड था, इधर इसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। उसके बाद आता है इसका बेटा बहार खां लोहानी। ठीक है, ये अब बिहार की गद्दी पर है। तो इब्राहिम लोदी बिहार के विरोध को दबाने के लिए दिल्ली से सोचता है कि अपना सेना अभियान करे। अब बिहार में जितना भी विरोधी है, ये सब जो कह रहा है कि हम अलग हो जाएंगे, इस सब को दबा दे। दिल्ली से अलग हो जाएगा? हाँ, ये सब सोच रहा है कि हम लोग दिल्ली से अलग हो जाए। ठीक है,
तो ये सोच रहा है कि हम दिल्ली से अलग हो जाए। तो इब्राहिम लोदी कभी भी चाहेगा कि इसको दिल्ली से हम मेरे से अलग होइए। तो इब्राहिम लोदी सोच रहा था कि इसको अपना सैनिक लेके जाए, इस सबको मारे पीटे, इसको यहाँ से हटा दे और किसी अपने आदमी को बैठा दे यहाँ पर। तो यही बात इब्राहिम लोदी का चाचा जो था, उसका नाम आप लोग जानते हैं, दौलत खां लोदी। दौलत खां सोचता है क्या कि इब्राहिम लोदी बिहार को दबा देगा, और ये कहाँ का थे शासक, ये थे सूबेदार पंजाब के, और ये भी चाहता था कि अपने आप को हम अलग कर ले, किससे, दिल्ली से। ठीक, तो दौलत खां लोदी क्या करेगा, बाबर को निमंत्रण देगा कि आके आप लड़िए, किससे, इब्राहिम लोदी से। ठीक है, राणा संघा भी कहा जाता है कि बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर और इब्राहिम लोदी में एक भिड़ंत होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 21 अप्रैल 1526 को। ये युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी खुद अटैक करता है सुबह सुबह, और तोप के कारण, बाबर के पास तोप था, और इस तोप के कारण इब्राहिम लोदी टिक नहीं पाता है, और दोपहर होते होते बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, इसका तोपची का कौन किया था, ठीक है, और इसका तोपची गोला कौन दाग रहा था, तोपची का कौन क्या था, ये सब मध्यकालीन में हम लोग बाबर के बारे में जब खंगालेंगे ना, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना चाहिए कि बाबर जीत गया है यहाँ पर, इब्राहिम लोदी हार गया। जब इब्राहिम लोदी हार गया तो बताइए, बिहार में अब अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा बहार खान लोहानी, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन इब्राहिम लोदी का जो भाई था, उसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था, इब्राहिम लोदी का भाई। वहाँ पे इब्राहिम लोदी, तो उधर से बाबर कैसे आ गया? बाबर फारस का, इसको निमंत्रण भेजा गया बाबर को। यही दौलत खां लोदी इसका चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा, कि इब्राहिम लोदी को आइए सबक सिखाइए। सोच रहा था कि इब्राहिम लोदी हार जाएगा ना, फिर हम लोग राज कर लेंगे दिल्ली पर। तो बाबर को निमंत्रण दिया, कहाँ, बाबर है फारस में अभी, और वहाँ से आया बाबर, युद्ध किया। अब बाबर जीत जाएगा तो बाबर सोचेगा कि हम वापस थोड़ी जाए, यहीं पर राज करना शुरू कर देगा बाबर। ठीक है, बाबर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। हाँ, यहाँ से बाबर स्टार्ट होगा, और ज़्यादा दिन तक राज नहीं करता है, 4 साल ही तो राज करेगा, और बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, अब बहार खान लोहानी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, दिल्ली से भाग के चले आता है कहाँ, यहाँ पर बिहार। महमूद लोदी बिहार आके अब बहार खान लोहानी से मिल जाएगा। ठीक, और कहेगा कि हम दोनों की सेना मिलके लड़ेंगे, किससे, बाबर से। दोनों सेना मिलके लड़ेंगे, किससे, बाबर से। तो इसी क्रम में तब तक बाबर अपना युद्ध लड़ रहा है, युद्ध लड़ा पानीपत का, फिर खानवा का युद्ध लड़ेगा, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ेगा 26, 27, 28 में। 29 में क्या होता है, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। क्योंकि आपको पता है कि 26 लड़ा, 27 लड़ा किसका युद्ध, खानवा का, 28 लड़ा चंदेरी का। हाँ, तो 1529 में जो युद्ध हुआ, इसमें बाबर की सेना इस दोनों को क्या किया, खदेड़ दिया, और इस तरह से महमूद लोदी तो मारा गया, और बहार खान लोहानी घायल हो गया, जो कि आगे जाके 2-3 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक घटनाक्रम समझ में आ गया कि बिहार का स्थिति अभी क्या है, नाजुक है। बिहार की स्थिति अभी नाजुक है। क्यों नाजुक है, क्योंकि बाबर बहार खान लोहानी को हरा चुका है, अब महमूद लोदी के संयुक्त सेना को हरा दिया है। ठीक, अब हमको पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है फरीद खां। ठीक है, एक लड़का था जिसका नाम था फरीद खां। ठीक, एक लड़का है जिसका नाम है फरीद खां। ये बेचारा सासाराम में इसके पिताजी जमींदार थे। इसके पिताजी कहाँ थे, सासाराम, सासाराम में जमींदार थे। जब सासाराम में ये थे फरीद खां, तो यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर रहा था। तो इसके भाई सबको अच्छा नहीं लगा, तो इसके भाई माँ के कारण इसको सासाराम छोड़ना पड़ा। तो छोड़ के ये जौनापुर गया, जौनापुर में काम किया, यहाँ तक कि ये इब्राहिम लोदी के भी यहाँ काम किया, और यहाँ तक कि ये बाबर के सेना में भी रह के काम किया। तो फरीद खां बहुत दिन से सब जगह घूम के काम कर रखा था। ठीक है,
और यही बहार खान लोहानी है, जब इसके यहाँ आया फरीद खां, तो फरीद खां क्या किया, एक ही बार में वो शेर को मार दिया। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया फरीद खां का, शेर खां। शेर खां को हम लोग इसीलिए थोड़ा सा बिहार से अच्छे से पढ़ते हैं कि बिहार से ही रिलेशन है इसका, सासाराम से। शेर खां बहरोल लोदी के यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि बहरोल लोदी इसको फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया है। ठीक, जब वो बाबर के साथ युद्ध किया था, घाघरा के युद्ध, तो बहरोल लोदी खां घायल हो गया था, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहार खान लोहानी का एक बेटा रहता है, उस बेटा का नाम रहता है जलाल खां। क्या नाम रहता है, जलाल खां। और जलाल खां की माता जो रहती है, इसकी जलाल खां का माता का नाम रहेगा दुद्दू बीबी। क्या नाम रहता है, दुद्दू बीबी। ठीक, बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई। बहार खान लोहानी की मृत्यु जब हो गई, क्या तुम लोग हंस रहा, नाम देख के, बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई, तो बहार खान लोहानी की जब मृत्यु हो गई, तो राजा कौन बनेगा, इसका बेटा। कौन, जलाल खां। लेकिन जलाल खां है साला बच्चा, है कितना, 3-4 साल का। ठीक, तो इसकी माँ क्या होती है, इसकी संरक्षिका बन जाती है। संरक्षिका नहीं होता जैसे अकबर का बना था बैरम खां, उसी तरह से इसका संरक्षक बन जाता है। लेकिन महिला है तो दुबे भी दिक्कत ना करेगा कुछ हो। ठीक है, तो इसका सेना का कमान दे देता है किसको, इसका सेना का कमान देता है किसको, शेर खां को। बहुत इसको देता है किसको, शेर खां को। शेर खां शुरू से ही था इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छे से, जो इसमें कार्य करने का क्षमता था। तो जैसे ये नायाब बना, तो ये कुछ ऐसा नायाब काम किया, कुछ ऐसा चेंजेस लाया सासाराम में। ठीक है, कुछ ऐसा करने का सोचा कि इसके जो अगल बगल के थे सहपाठी, जो और भी यहाँ पे जलाल खां के अधीन काम कर रहा था, वो सब शेर शाह से खफा हो जाता है। और शेर शाह से खफा होके सोचता है कि शेर खां को कैसे यहाँ से रफू चक्कर कर दे। क्या, क्यों, क्योंकि शेर खां का ही चल रहा है। चल किसका रहा है, शेर खां का चल रहा है। देखिए, तो ये क्या है, ये बिहार का घटना घट रहा है। ये क्या है, बिहार का। और बंगाल में उस समय राजा था, बंगाल था नुसरत खां के अधीन। बंगाल में कौन राजा था, नुसरत खां बंगाल के राजा थे। तो यहाँ से जो भी आदमी शेर खां से दुखी होता है, वो सारा यहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है, बंगाल। सब चला जाएगा कहाँ, समझ में आ रहा ना, सब चला जाएगा बंगाल यहाँ। और ये कहेगा कि नुसरत खां को कि आप अटैक काहे नहीं करते हैं शेर खां पे, आप अटैक कीजिए ना शेर खां पे। तो ये लोग यहाँ से अटैक करेगा शेर खां पर, इसको फुसला लेता है कि अटैक कीजिए उस पर। ठीक है, हम लोग अटैक कर लेते हैं, बिहार को भी मिला लेंगे, और अफगान का वंशज चल रहा है ना, तो जलाल खां को हम लोग बना देंगे राजा बिहार का। तो लेकिन नुसरत खां जो है, ये अटैक तो करता है, लेकिन शेर खां उसको पराजित कर देता है। जब शेर खां इसको पराजित कर देगा, शेर खां नुसरत खां को, तो अब नुसरत खां क्या करेगा, तो बताइए। कुछ आदमी जो यहाँ से यहाँ भागा था, इसी में से कुछ आदमी क्या करता है, जलाल खां को चोरी करके ले आता है कहाँ, बंगाल। जलाल खां कुछ बच्चा था, बच्चा का चोरी कर लिया। इसकी दूधी बेबी माँ है ना, ये बीच में मर जाती है। ठीक है, पति मर गया, पति के वियोग में ये भी मर गई। अब बच्चा जो रहता ना, ये 1-2 दिन का घटना थोड़ी है, ये तो परसों का घटना है, 2-3 साल का घटना। तो दुद्दू बेबी जब मर जाती है, तो जलाल खां को यही सब का अफगान पकड़ के इसको ले जाता है कहाँ, यहाँ पर। अब जलाल खां कहाँ आ गया, बंगाल। तो बताइए, जलाल खां बंगाल आ गया, तो हमको बताइए, दुद्दू बेबी मर गई, जलाल खां मर गया बिहार में, इसकी माता होता। अब बिहार में एगो कौन बचा है, बिहार में एगो कौन बचा है, शेर खां। कौन पद पर था, नया पद पर। अब जब राजा उजा ये नहीं है, तो शेर खां नायब कहाँ रहेगा, शेर खां क्या हो जाएगा, हजरत आला की उपाधि धारण करता है। अब पूरा बिहार का अपना हेड बनने की कोशिश करेगा। ठीक, उसके बाद देखो, तो शेर खां जब यहाँ का पूरा प्रशासन चलाएगा, तो उसका तो मन होगा ना कि हम बंगाल को पीटे, क्योंकि हमको भी बहुत तंग किया है। ठीक है, और दिल्ली का क्या है, दिल्ली का भी सिचुएशन चेंज हो गया है। दिल्ली का सिचुएशन क्या चेंज हो गया कि दिल्ली पर बाबर मर चुका है, और दिल्ली पर कौन बैठा है, हुमायूं। ये कहाँ बैठा है, दिल्ली में।
हुमायूं कहता है कि साला बिहार का जो शेर खां है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है, ठीक, और बंगाल को बार बार तंग कर रहा है। तो बंगाल के को, और बंगाल में भी कुछ कुछ विरोध हो रहा था कि हुमायूं उसको देख नहीं रहा है। तो बंगाल को शांत करने के लिए हुमायूं दिल्ली से निकल लेता है, दिल्ली से आएगा। तो शेर खां को लगेगा अच्छा हुमायूं गया था कहाँ, गुजरात में। तो उसको पता चलता है कि शेर खां बंगाल पे बार बार अटैक करता है। तो गुजरात का अभियान से लौटने के बाद फटाक से हुमायूं कहाँ पे आएगा, बंगाल की ओर आक्रमण करेगा। तो इसको पता चलता है शेर खां को सुल्तान बादशाह हुमायूं मुगल के आ रहे हैं, ठीक है, बंगाल। ये क्या करता है, फटाफट के बंगाल को लूटता है और जितना भी चीज़ रहता है वो सब सोचता है कि चुनार के किला में रख दे, ठीक। और चुनार के किला इसी के अधीन था, इसमें कुछ कुछ संपत्ति रखता था शेर खां। तो बंगाल को जीतने के बाद शेर खां सोचता है क्या चुनार का किला को हम लोग क्या करें, संरक्षित मतलब बचा लें, कहीं क्या पता कि चुनार का किला क्या पता हुमायूं उसको जीत ले। तो लेकिन शेर खां सोचता है इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, ये अपनी माँ और बेटी सबको पहले बचाए, है कि हुमायूं को अधीन पकड़ा गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले सासाराम में एक किला था और उस किला में अपने बेटी बच्चा सबको यहाँ पर सुरक्षित कर लेता है। उसके बाद जाता है चुनार के किला को बचाने के लिए। लेकिन तब तक पता क्या चलता है कि हुमायूं चुनार के किला को जीत लिया, हुमायूं जो है चुनार के किला को फतेह कर लिया। यानी कि सासाराम से जब तक जाता चुनार के किला तब तक हुमायूं पहुँच के चुनार के किला को फतेह कर लिया। चुनार को किला जीतने के बाद हुमायूं कहाँ आ गया, बंगाल आ गया। तो बंगाल में वो कुछ दिन रहा। तब तक शेर खां क्या किया, बिहार में अपने आप को मजबूत किया। जब अपने आप को मजबूत कर लिया, अब हुमायूं बंगाल से लौटेगा। जब बंगाल से लौटेगा तो बिहार बगल में पड़ता है, तो बिहार में इसको हुमायूं को घेर लेगा। कौन, अरे कहाँ जा रहा है रे, रुको, चुनार का किला भी हमसे छीन लिया, बंगाल को भी लेके जा रहा है, इसको कहेगा रुको। हुमायूं को घेर लिया कौन, शेर खां। कहाँ पे, तो गंगा प्लस कर्मनाशा नदी के बीच में, ठीक है। ये जगह कहाँ है, चौसा बक्सर, चौसा का युद्ध कब, 1539, 26 जून, हाँ जून 1539, यहाँ पे घेर लेता है, ठीक। बहुत दिन तक हुमायूं अटैक नहीं करेगा, ना शेर शाह करता है। लेकिन जैसे बाढ़ के मौसम में पानी भरता है, शेर खां अटैक करता है रातों रात, और हुमायूं जान बचा के भाग जाता है। ये मैच जीता कौन, शेर खां। उपाधि धारण करेगा किसका, शेर शाह का। आप क्या करेगा, हिंदुस्तान ए शेर शाह, अपना नाम रखेगा हिंदुस्तान ए आला शेर शाह, ठीक। शेर शाह अपना उपाधि धारण कर लिया, किसका, शेर शाह का। अब हुमायूं बेचारा हार के गया है दिल्ली, तो उसका मन में हमेशा रहेगा ना कि साला दिल्ली हार गए, इधर जो चुनार का किला था फिर जीत लिया, कौन, शेर शाह। अब शेर शाह चुनार के किला को अब जिम्मेदारी दे देगा अपना बेटा कुतुब खां को कि तुम संभालो चुनार का किला। उधर हुमायूं का दौल फौज फिर आता है चुनार का किला जीतने के लिए, और इस बार चुनार का किला जीत लेता है कौन, हुमायूं का सेना, और उसका बेटा मारा जाता है कुतुब खां। इससे दुखी होता है शेर खां, और इस बार पुनः इसको घेर लेता है, युद्ध करता है 1540 में। कहाँ, तो कन्नौज। और कन्नौज कहाँ है, ये बिलग्राम, इसी को हम लोग क्या आता है, बिलग्राम का युद्ध। यही युद्ध में इसको घेर लेता है हुमायूं को, और यहीं पर हुमायूं गंगा जी में कूद कर इसको एक नाव खेवने वाला जो भिश्ती होता है, हुमायूं को जान बचाएगा, ठीक। और इसी में जीत लेता है कौन, हुमायूं। तो शेर खां कहेगा कि साला इस बार इसको नहीं छोड़ेंगे, पीछे पीछे जाता है इसके, भागता है गंगा नदी किनारे, इसको दबाड़ता है। आगरा भागता है हुमायूं को अगलो दबाड़ता है। दिल्ली भागता है, दिल्ली भी दबाड़ देता है शेर खां, ठीक है। हुमायूं दिल्ली से जब भाग जाएगा तब छोड़ देगा, और आगरा और दिल्ली पर राज करता है कौन, आगरा प्लस दिल्ली पर राज करता है कौन, शेर शाह। कब, 10 जून 1540 को राज हो गया। ये बहुत डेट पूछता है किसका, शेर शाह का, ठीक। शेर शाह ही है जो कि 1541 में
जो ये उदंतपुरी से कार्य कर रहा था, उस उदंतपुरी को हटाकर पाटलिपुत्र में एक नगर देगा, नया नाम किसका? पटना। तो पटना नाम कौन दिया है? शेरशाह। शेरशाह सूरी हो गया, शेरशाह सूरी दिया है पटना नगर नाम। 1545 तक राज करेगा कौन? शेरशाह सूरी। कन्नौज किलांजर का किला जीतने के क्रम में अग्निशास्त्र यानी कि बारूद को फेंकने के कारण में इसकी क्या होती है? खुद फेंकता है, लिपट के इसी में आग लग जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको दफनाया गया कहाँ? सासाराम में। सासाराम में। तो आपको पता है इसको कहाँ दफनाया गया? सासाराम में। और आपको पता है कि शेर खां जो है, शेर खां जिसको हम शेरशाह बोलते हैं, वो सासाराम में एक किला भी बनवाया है, मकबरा, जिसको शेर खां की मकबरा कहते हैं। वो पूछेगा कि कैसा है, तो अष्टभुज है, उसमें 8 को भुजा है, जैसे 4 भुजा है ना, उसमें अष्टभुज है। और शेरशाह ही है जो दिल्ली का पुराना किला भी बनवाया है। कौन बनवाया है? दिल्ली का पुराना किला। शेरशाह जो है वो नापने के लिए संठी लगाएगा, संठी नापने वाला, सिकंदरी गज। उसके बाद शेरशाह ही है जो डाक व्यवस्था भी बंदोबस्त करता है और जीटी रोड का भी निर्माण करता है। शेरशाह का सराय बनाएगा। ये इतना अच्छा काम करता है 5 साल में कि अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है किसको? शेर खां को। क्योंकि अकबर जो भी कुछ भी करेगा प्रजा के लिए वो सब शेरशाह से सीख के, शेर खां से सीख के करेगा। ठीक है, तो शेरशाह का इतना हम लोग देख लिया। शेरशाह 1545 तक रहा। इसके बाद इसका बेटा बनता है इस्लाम शाह क्या? सूरी। इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी दिल्ली पे कार्य काम करेगा। इस्लाम शाह सूरी के बाद इसका एक बेटा बनता है गद्दी पर, फिरोज खां। ठीक है, इसका बेटा बनेगा क्या? फिरोज खां। 3 ही दिन तो बनता है राजा कि इसके मामा इसको मार देते हैं 3 दिन में। और इसके मामा का नाम रहता है क्या? आदिल शाह। आदिल शाह इसके मामा मार देते हैं। और इसी के दरबार में कौन रहता है? हेमू। इसी के दरबार में रहता है हेमू। आदिल शाह के दरबार में ही कौन रहता है? हेमू रहता है। आदिल शाह के दरबार में ही रहता है कौन? हाँ, इसमें रहता है हेमू। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बाबर कहते हैं अकबर जीतता है। और अंतिम विक्रमादित्य को उपाधि लेगा कौन? हेमू लेगा। 14वां आता है। लेकिन हम लोग तो शेरशाह सूरी के बाद कौन कौन राजा बना उसका क्रम है ना, लेकिन ये हाथ कैसे लगेगा यहाँ तक तो बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हुमायूं तो भाग गया, तो यहाँ से 1545 से लेकर 1555 तक इसका कार्य रहेगा। किसका? ये सब का 1555 तक काल अपना इसका कार्य रहेगा। ठीक है, तो इस जो 1555 तक का इस सब का कार्य रहता है, तो देखिएगा क्या होता है कि 1555 में क्या होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ठीक, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध एक होता है यहाँ पे, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है मई में, और जून में होता है 1555 में किसका? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध क्या होता है? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, और फिरोज इस्लाम शाह सूरी हो गया। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी के बाद आएगा यहाँ पर आपका सिकंदर सूरी। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी के बाद काम करेगा, हाँ, ये सिकंदर सूरी, ये ऊपर में भूल गए थे, सिकंदर सूरी। और इसी के टाइम में क्या होता है कि आक्रमण होगा कहाँ पर? मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन करेगा? हुमायूं करेगा। ठीक है, अब मच्छीवाड़ा में सिकंदर सूरी के सेनापति को हरा देता है कौन? हाँ, फिर से आएगा 55 में, 1555 में। और हुमायूं इसको जीत लेता है। किसको? मच्छीवाड़ा को युद्ध में किसको हराता है? सिकंदर सूरी को, सेना को। फिर 1-2 महीना के बाद युद्ध करता है सरहिंद का युद्ध। इसमें अब शेरशाह सूरी सोचता है कि मेरे सेनापति को हरा दिया ना, अब हम खुद सेना बन जाते, हम लोग खुद कमांड करेंगे सेना का। और इस सेना में जब कमांड करता है तो शेरशाह सूरी फिर मर जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी फिर मर गया।
उसके बाद दिल्ली कब्जा किसको हुआ? हुमायूं को। तो हुमायूं तो 55 में कब्जा हुआ, अब बेचारा क्या दीनपना सीढ़ी से गिरने से मर गया। और उधर ही है अभी अकबर। अकबर दिल्ली में नहीं ना, अकबर क्या है उधर है। कहाँ? नहीं, राजस्थान उधर पंजाब के उस पाकिस्तान के पंजाब में है। तो बताओ, दिल्ली में तो हुमायूं मर गया ना, तो अब क्या करेगा आदिल शाह साहब, फिर दिल्ली पर ताबीज हो जाएगा। ठीक है, आदिल शाह साहब फिर दिल्ली पर ताबीज हो जाएगा। और तब जब अकबर वहाँ से आएगा कि मेरे पिताजी का अधिकार था, मेरा अधिकार होगा, आदिल शाह ज़बरदस्ती उस पर बैठ जाएगा दिल्ली पर, क्योंकि हुमायूं का मर चुका है और उसका बेटा बच्चा है, दूर है। और तब हेमू के साथ युद्ध होता है, किसका? अकबर का। आया समझ में? तो ये घटनाक्रम था सिकंदर का। तो अब हुमायूं सब आएगा, बिहार में रहेगा, ये वो करेगा। तो अकबर सब, तो अकबर के बारे में याद रखिएगा, जो फिर बिहार अलग हो गया था किससे? दिल्ली सल्तनत से बिहार अलग हो गया था। वो बिहार फिर अकबर इसको अपने में मिला लेगा। दिल्ली में बिहार पर आक्रमण होता है, टोडरमल के सहायता से ये बिहार को फिर कब्जा कर लेगा। कौन? अकबर। ठीक है, धीरे धीरे बिहार का क्रम चलते रहेगा। बाद में एक शासक आएगा आपका फारूक सियर। अब फारूक सियर जो आता है ना, ये नहीं नाम सुना है बाबर में? फारूक सियर जो आता है, ये यही ना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? घृणित कायर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं घृणित कायर। और यही अंग्रेज को क्या क्या था? मेघना काटा दिया था। हाँ, कि 3000 में बम्बई में करो, नहीं 3000 में कलकत्ता में राज करो, 10,000 में सूरत में करो, और तुम्हारा मुंबई में छपा हुआ पैसा पूरा देश में चलेगा। ठीक है, और 38 कलकत्ता में 38 गाँव को तुम किलाबंदी कर सकता है। तो यही फारूक सियार अपने आप को, जब जहांदार शाह की मृत्यु होती है, तो फारूक सियार अपने आप को राजा घोषित कर देता है, बादशाह। कहाँ से? बिहार से ही। तो पूछा था बिहार में अपने आप को बादशाह किसने घोषित किया? तो फारूक सियार। उसके बाद एक इसी वंशज में धीरे धीरे रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, ठीक है, मोहम्मद रंगीला आएगा, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। ठीक है, फिर आएगा कौन? शाह आलम द्वितीय। ये भी अपने आप को बिहार से ही घोषित करता है। क्या इसका नाम रहता है क्या? अली गौहर। इसका बेटा कहता कि नहीं, मेरे पिताजी राजा हैं। कहाँ के? दिल्ली के। तो बिहार में 2 राजा अपने आप को बादशाह घोषित करेगा। कौन? एक फारूक सियार, एक अली गौहर। हाँ, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इतना ही रहेगा इससे बिहार के मध्यकालीन से। तो बिहार का मध्यकालीन तो खत्म हो गया। अब आधुनिक हम लोग कल पढ़ेंगे।